बांग्लादेश को 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऐसे ही कब्जा नहीं कर लिया है। ऐसा काम पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। इसमें सबसे बड़ा हाथ खुद बांग्लादेश का है। अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश एक्शन लेता, भारत से भिड़ने की गलती नहीं करता, तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। वैसे इस खेल में चीन का भी बड़ा हाथ कैसे है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। ज्यादा होशियारी कई बार खुद पर ही भारी पड़ जाती है। बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बांग्लादेश अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब इससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बांग्लादेश सोच रहा था चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर वो हिंदुस्तान को आंख दिखा देगा, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश ने अपनी तरफ बढ़ते उस खतरे से आंख मूंद ली जो अब उसकी दहलीज पर खड़ा है। इस खतरे का नाम है अराकान आर्मी, जो म्यांमार का एक विद्रोही गुट है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश की आर्मी एक विद्रोही गुट का सामना क्यों नहीं कर पा रही? क्यों उसे पीछे हटना पड़ रहा है? क्या बांग्लादेश की आर्मी अराकान के सामने कमजोर पड़ रही है, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? इन सवालों के जवाब हम आपको आगे देंगे। पहले ये जान लीजिए कि बांग्लादेश कैसे भस्मासुर बना, कैसे अराकान आर्मी बांग्लादेश के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, और कैसे भारत के खिलाफ साजिश रचना यूनुस सरकार को महंगा पड़ गया। इस खेल की शुरुआत 4 महीने पहले ही हो गई थी, जब बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ा था। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। ऐसे वक्त में कोई ठोस कदम उठाने की बजाय यूनुस सरकार मौन बनी रही, उल्टा भारत को धमकी देने लगी, फाइटर जेट ड्रोन का डर दिखाने लगी, हिंदुस्तान पर कब्जे की गीदड़ भभकी देने लगी। ठीक इसी वक्त अराकान आर्मी एक्शन में आ गई और बांग्लादेश की 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर कब्जा कर लिया। अराकान आर्मी ने देखा कि बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका पूरा ध्यान भारत की तरफ है। इसीलिए अराकान आर्मी ने मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए कॉक्स बाज़ार और चट्टग्राम के एरिया में करीबन 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल पर दखल कर लिया है। बांग्लादेश को समझ आ चुका है कि वो बड़े संकट में घिर चुका है। उसे अब अपनी औकात पता चल चुकी है। इस वक्त ना तो चीन उसकी मदद कर रहा है, न ही उसका नया दोस्त पाकिस्तान। इस वक्त उसका एक ही दोस्त उसकी मदद कर सकता है, जिसका नाम है हिंदुस्तान। लेकिन बांग्लादेश तो हिंदुस्तान को ही आंख दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच जिस तरह का तनाव बना हुआ है, उस हालात में भारत बांग्लादेश की मदद के लिए किसी तरह की सैन्य सहायता नहीं दे सकता। ऐसे में अराकान आर्मी बांग्लादेशी सेना के लिए भस्मासुर साबित हो रही है। ऐसा शायद ना हो, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही ये कोशिश की है कि बांग्लादेश अगर भारत के प्रति एक मित्रतापूर्ण रवैया रखता है तो भारत किसी भी हद तक जाकर बांग्लादेश की मदद कर सकता है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ महीने से बांग्लादेश की सरकार ने एक भारत विरोधी रुख अपनाया हुआ है। ऐसे में भारत सरकार कभी भी बांग्लादेश को फौजी मदद नहीं देगी अराकान आर्मी के विरुद्ध लड़ने के लिए। लेकिन क्या कहानी बस इतनी भर है? तो जवाब है नहीं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी में कुछ ऐसे सैनिक भी हैं जो चाहते हैं कि यूनुस सरकार में अराकान आर्मी का डर पैदा हो। ये सैनिक आज भी शेख हसीना के वफादार हैं। ये चाहते हैं यूनुस सरकार का तख्ता पलट हो और एक बार फिर शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी हो। बांग्लादेश के सैनिक किसी भी सूरत में हिंदुस्तान से टकराव नहीं चाहते, इसीलिए ये अराकान के खिलाफ खड़े होने की बजाय पीछे हट रहे हैं। वैसे बांग्लादेश की मुश्किल इतनी भर नहीं है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भले ही यूनुस सरकार मौन हो, लेकिन दुनिया मौन नहीं है। अमेरिका ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मांग की है कि ढाका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जुलाई से राजनीतिक हिंसा बढ़ी है, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश राजनीतिक उथल पुथल में फंस गया है और वहां के हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक मुसलमान निशाना बना रहे हैं, जिसमें उनके पूजा स्थल भी शामिल हैं। अमेरिकी सांसद श्री थानेदार से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद क्या ट्रंप बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? अमेरिका बहुत ध्यान से बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको देख रहा है।
अमेरिका की नज़र बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर महज कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर है। अमेरिका वहां पर अपने रेकनेसेंस ड्रोन को रखना चाहता है चाइना पर जासूसी करने के लिए। तो अमेरिका फिलहाल ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में जो भी सरकार बने, चाहे अभी की अंतरिम सरकार या इलेक्शन के बाद की जो सरकार है, क्या वो अमेरिका के इस प्रपोजल को समझ बूझकर हामी भरेगी? मतलब साफ है, बांग्लादेश हर तरफ से घिर चुका है और जिनसे उसे बड़ी मदद की उम्मीद थी वही अराकान को हथियार देने में सबसे आगे हैं। चीन को हमेशा से अराकान का सबसे बड़ा फंडर माना गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, अगर बांग्लादेश समय रहते सही रास्ते पर नहीं आया तो आज नहीं तो कल उसकी बर्बादी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अराकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर अमेरिकी सांसद नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की कुंभकर्णी नींद अभी भी नहीं टूट रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की अदालत भी उन्हें सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। इस्कॉन से जुड़े स्वामी चिन्मया प्रभु को जमानत नहीं मिल रही है। उनके वकील पर कोर्ट में ही हमला जो है वो हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अदालत ने भारत में बैन आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के चीफ परेश बरुआ की मौत को सजा को घटाकर उम्र कैद में बदल दिया है। इसी मामले में बांग्लादेश के पूर्व मंत्री लुत्फुज्जमान बाबर और 5 और लोगों को बरी कर दिया गया है, जबकि बाकी को 10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। ये सभी 2004 के चटगांव हथियार केस में दोषी पाए गए थे। 1 अप्रैल 2004 को बांग्लादेश में हथियारों और गोला बारूद से भरे 10 ट्रक जब्त किए गए थे। ये बांग्लादेश के इतिहास में जब्त की गई हथियारों की सबसे बड़ी खेप थी। जब्त हुए हथियारों में चीन में बनी AK-47 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट शेल, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में कारतूसों के अलावा विस्फोटक सामग्री थी। इन हथियारों की तस्करी में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री लुत्फुज्जमान बाबर की संलिप्तता के भी सबूत मिले थे। उन्होंने उल्फा चीफ परेश बरुआ को कुछ समय के लिए बांग्लादेश में शरण भी दी थी। चटगांव हथियार केस से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को काफी नुकसान पहुंचा था। तब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी। तब भारत से जुड़े अधिकारियों ने दावा किया था कि भारत के दबाव में ही हथियारों को जब्त किया गया था। अगर भारत दबाव नहीं बनाता तो ये हथियार अलगाववादियों के पास पहुंच जाते। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने इससे साफ उस समय इनकार कर दिया था, लेकिन अब जब एक बार फिर बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव चल रहा है, ऐसे वक्त में परेश बरुआ को बरी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो परेश बरुआ को, बाबर को, सबको बांग्लादेश की सरकार ने बाद में, यानी 2014 के बाद में, शेख हसीना थी तब प्राइम मिनिस्टर, अरेस्ट किया, उन पर मुकदमा चलाया और उनको मौत की सजा दी। अब बांग्लादेश की सरकार जो है, फिलहाल जो केयरटेकर सरकार है, BNP की सरकार है, इसने परेश बरुआ की सजा को कम करके 10 साल कर दिया है। लेकिन गौरतलब बात है कि परेश बरुआ तो बांग्लादेश में है ही नहीं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसा दावा कर रही हैं कि परेश बरुआ तो चीन में छुपा हुआ है। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, जहां एक तरफ हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने में बांग्लादेश की सरकार नाकाम नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अराकान आर्मी जिस तरीके से बांग्लादेश के हिस्से को अपने कब्जे में ले रही है, ये सबसे बड़ी चुनौती भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने इस वक्त मौजूद है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही सर जुड़ रहे हैं। सिरोही सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल मेरा सिरोही सर आपसे पहला यही है कि जो परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में पनपी हैं, जहां बांग्लादेश जो है वो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने में सरकार की नाकामी पूरी दुनिया देख रही है, तो दूसरी तरफ अब जो वो पूरा टेंशन भारत से सटी सीमाओं पर बांग्लादेश की फौज जो है इस वक्त लगा रही है, इसका फायदा अराकान आर्मी दूसरी तरफ उठाता नजर आ रहा है। बिल्कुल चंदन जी, आपने अहम सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया।
अभी आप देखोगे कि बांग्लादेश एक तरह के सैंडविच हो गया है। सैंडविच का मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ जो है, तीन तरफ भारत है, थोड़ा सा हिस्सा जो है म्यांमार के साथ मिलता है, बाकी समुद्र है। भारत ने अपना जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस, सैंक्शन नहीं, इकोनॉमिक कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ऑटो पार्ट्स को भेजना बंद कर दिया है, बिजली कम कर दी है, तो वो सब जो है प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। उधर अगर आप देखेंगे अराकान आर्मी जो है आगे बढ़ के बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर आ गई है। और वो अराकान आर्मी जो है वो बहुत ताकतवर है, जिसका अभी बांग्लादेश के पास उसका कोई इलाज नहीं है। और वो क्यों आई है ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो एरिया बांग्लादेश का म्यांमार के साथ लगता है, जिसको रखाइन स्टेट कहते हैं, वो रखाइन स्टेट पे अराकान आर्मी का कब्जा है। अभी रखाइन स्टेट में जो रोहिंग्या हैं, करेक्ट। उसके अंदर कम से कम 11 मिलिटेंट्स ग्रुप जो है वो रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप से ऑपरेट करते हैं। और उनको हिदायत दी जाती है कि आप जाके बुद्धिस्ट के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर जो बॉर्डर के इलाके में रहते हैं उनके ऊपर हमला कीजिए। तो ये जो हमला जब दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, तो अराकान आर्मी ने ये समझा कि अब जो है सही मौका है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी का जो है पूरा का पूरा ध्यान जो है सर, भारत जब की आप ये तरफ। कहते हैं कि अलग अलग मिलिशिया ग्रुप जो है वो रखाइन के पूरे प्रोविंस में डोमिनेंट है, तो सवाल एक ये भी उठता है कि इन ग्रुप्स को हथियार कहां से मुहैया कराए जा रहे हैं? देखिए, ये जितने ग्रुप्स हैं इनको हथियार किसी ना किसी कंट्री से किए जाते हैं। चाइना सर? अभी जैसे अराकान, अभी ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस है, जिसमें एक अराकान आर्मी है जो रखाइन स्टेट और चिन स्टेट में काम कर रही है। दूसरी सब म्यांमार और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो चाइना बॉर्डर पे है। और तीसरा तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी है जो चाइना बॉर्डर पे है। इनको हथियार जो है, ज्यादातर जो हथियार है, जो फंडिंग है, जो इनको पनाह देते हैं, वो चाइना से आ रहे हैं, क्योंकि चाइना का म्यांमार में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलटा गया है और